कल गृह मंत्री अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को डिस्कस किया। उसमें कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बात हुई और डिसीजन यही लिया गया कि अमरनाथ यात्रा को ना पोस्टपोन किया जाएगा, यात्रा जिस तरीके से चलेगी वो चलती रहेगी और साथ ही में किसी भी कम्युनिटी के लोगों को, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स हो, चाहे वो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज हो, उन्हें कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर करने का फैसला भी नहीं लिया गया है। इंस्टेड ये कहा जा रहा है कि सेफ जोन्स में उनकी पोस्टिंग्स की जाएंगी और कश्मीर में ही उन्हें सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। क्या ये एक सेंसिबल वे है इस समय जो टेररिज्म कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है उससे डील करने के लिए, जहां अब तक लगभग 17 शहादतें जो हैं वो कश्मीर में हो चुकी हैं सिविलियंस की, और उसके अलावा कल रात को भी एक ग्रेनेड अटैक हुआ जिसमें 2 लोग जो है वो बुरी तरीके से जख्मी हुए। इस कश्मीर की सिचुएशन पर बात करने के लिए, समझने के लिए कि क्या कुछ और कदम उठाने की जरूरत है ताकि जो कम्युनिटीज कश्मीर में रह रही हैं वो खुद को महफूज महसूस कर सके, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर SP वैद हैं। वैद साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि सेफ जोन्स की बात की जा रही है कश्मीर में। कश्मीरी पंडित ये कहते हैं कि देयर आर नो सेफ जोन्स इन कश्मीर। आपका क्या मानना है, क्या सेफ जोन्स में पोस्ट करके एम्प्लॉयज की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है? देखिए, जैसे अगर आपको याद होगा 1990 में जो जम्मू के एम्प्लॉयज थे, जब दरबार मूव होता था उनके लिए एक यह ऐसा ही थ्रेट था कि जम्मू के एम्प्लॉयज़ को मारा जा सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता। तो उस वक़्त की गवर्नमेंट ने, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, उनको एक जो सिक्योर होटल्स लिए गए जिनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी गई, जिसमें फ्रिस्किंग होके ही अंदर आदमी जा सकता था, वहाँ वो एम्प्लॉयज़ रहते थे और सेक्रेटरीट में वो पोस्टेड थे या डायरेक्टरेट्स में वो पोस्टेड थे। तो उनको गाड़ी गवर्नमेंट की आती थी और एस्कॉर्ट में उनको लिया जाता था। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, अगर आप प्लान ऐसा इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अब कोई राहुल भट्ट या विजय कुमार या रजनी बाला नहीं होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा इंश्योर कर सकती है तो इसमें ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन मैं ये भी बात, हालांकि ये गवर्नमेंट का फैसला हो चुका है, मैं लेकिन ये भी बात को मानता हूँ कि जो कश्मीरी पंडित जम्मू आना चाहते हैं, टेम्परेरी उनके आने से कोई टेररिस्ट की जीत नहीं हो सके। हालांकि मैंने इनिशियली ये अपोज किया था, क्योंकि जो टेररिस्ट और ISI हैंडलर्स चाहते हैं कि ये यहाँ से सारे भाग जाएं, उनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन कभी कभी आगे जाने के लिए 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं और ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है जम्मू में सबको। वो सब अल्टीमेटली वो काम कर रहे हैं कश्मीर की पोस्ट के खिलाफ, अगेंस्ट कोटा। तो टेम्परेरीली अगर इनको यहाँ लाया जाए, जब तक ये जो जितना टारगेट किलिंग करने वाले लोग हैं, जिसके लिए एक कंस्पिरेसी मुजफ्फराबाद में अगस्त सितंबर में हुई, जहां ISI ने डिफरेंट तंजीमों के साथ मीटिंग की और ये जो रणनीति अपनाई है कि जो 200 आदमी की लिस्ट बनाई है जो एज पर इंटेलिजेंस सोर्सेज, और इनको 1 बाय 1 टारगेट किया जा रहा है, ग्राउंड में वही दिख रहा है, हो रहा है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें पंचिस सरपंचिस हैं, BJP के कार्यकर्ता हैं, JN के पुलिस के अधिकारी हैं और कश्मीरी पंडित हैं। तो ये जो ज़मीन पे हो रहा है वही उसी साजिश के तहत हो रहा है और इसमें गवर्नमेंट को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए अगर टेम्परेरीली लाना भी पड़े, क्योंकि अब हमें और किलिंग्स वी कांट अफोर्ड और इसको हमें डिफीट करना है, इनको डिनाई करना है टेररिस्ट को कोई भी टारगेट जो एम्प्लॉयज़ का है। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, जैसे आपने देखा लेबरर्स को हिट किया,
अब आप लेबर तो हर जगह है, आप कहाँ कहाँ उसको सेफ, जो भट्ठा चल रहा है उस उधर लेबर है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है उधर लेबर है, किसी का वाइन शॉप पे ग्रेनेड फेंक दिया जाता है, किसी का घर बन रहा है वाइन शॉप पे मार दिया जाता है। तो ये हर एक को प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात हम कर रहे हैं, तो लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन लाइज कि हम अपनी इंटेलिजेंस को शोर अप करें, हम सोसाइटी के साथ अच्छा राब्ता रखें, हम जो अपने लोग हैं उनको अकाउंटेबल बनाएं, उनको झंझोड़ें। वो कौन सा एसएचओ है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट एसपी है, अगर उसके इलाके में टेररिस्ट ओपनली आके किसी को शूट करके और चला जाता है और उसको ये नहीं पता चलता कि कौन टेररिस्ट है और कहाँ चला गया, तो फिर वो वहाँ रहने लायक नहीं है। क्या समझते हैं किस तरीके का नेटवर्क है जहां पर ऑब्वियसली बात है किसी भी टारगेट को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, रेकी करते हैं, उसके बाद जाकर जिस समय आप अगर वीडियोस देखें या इस समय जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें देखने को ये मिला कि चाहे विजय कुमार हो, वो अपने दफ्तर में उस समय अकेले थे, आसपास कोई नहीं था जिस समय शूट किया गया, और बाकी इंसिडेंट्स में भी ऐसा देखा जा रहा है कि जानबूझकर ऐसा टाइम जो है वो सिलेक्ट किया जाता है जहां पर आइसोलेटेड उसी व्यक्ति को जो है टारगेट किया जाए, आसपास और कोई ना हो। तो ये इन्फॉर्मेशन भी तो कहीं ना कहीं से आ रही है। तो ये नेटवर्क्स क्यों आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे? क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेल की कमी है, जिस वजह से जो आतंकी है उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनका इंटेल नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उन्हें एग्जैक्ट मालूम है कि ये व्यक्ति सुबह किस समय आता है, शाम को किस समय जाता है, किस समय अकेला होगा, और उसी टाइम जो है उसे टारगेट कर दिया जाता है। लेकिन जेएनके पुलिस को हो, सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है उसके बाद भी समय लगता है आइडेंटिफाई करने के लिए। एक तो वो व्यक्ति कौन था, कहां गया, और दूसरा ये कि मदद कौन कर रहा था आखिर। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, टेररिस्ट को प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मालूम है और हमको ये नहीं पता चलता, तो कोई तो उनको इन्फॉर्म करता है। जैसे रजनी बाला को हिट किया, वो तो उसका पति दो तीन बार चीफ एजुकेशन ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर चुका था कि हमें थ्रेट है, ट्रांसफर करिए। एक तो होता नहीं है, डिले होता। राहुल भट्ट की फैमिली ने किया, और जब ट्रांसफर होती है तो उसको स्कूल बुलाया जाता है, कोई तो इन्फॉर्म करता है कि आज वो आने वाली है, और उसको हिट किया। जैसे विजय कुमार को 4 दिन पहले ही आया, एकदम टेररिस्ट को कैसे पता चल गया कि वो 4 दिन पहले आया। लेकिन मैं उन लोगों की अक्लमंदी पे भी सवाल उठाता हूं जिसने ऐसे रिमोट एरिया में विजय कुमार जैसे आदमी को लगाया, जब आप जानते हो कि माइनॉरिटीज को हिट कर रहे हैं, या जो सीईओ है रजनीवाला के, उनको क्यों ना अकाउंटेबल बनाया जाए, उनके हेड्स क्यों ना रोल करें। आज टाइम आ गया है अकाउंटेबिलिटी का, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसका क्या रोल है वो देगा। और बहुत सारे मोल्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट के डिफरेंट विंग्स में, जो सिंपैथी रखते हैं टेररिस्ट के साथ। पाकिस्तान की इस साजिश पे, ये जो पाकिस्तान में साजिश रची गई सितंबर के महीने में कि हमने इस तरह से टारगेट किलिंग करनी है, और लोन वुल्फ, उसमें ये कहा गया कि काम वही कर रहे हैं लश्कर तौयबा और जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएंगे और छोटे हथियार दिए जाएंगे और एक को दूसरे का मालूम नहीं होगा। और ये सिंपैथाइजर जो होंगे उनको इंटरनेट पे इन्फॉर्म किया जाएगा कि पिस्टल आपको दी जाएगी और टारगेट दिया जाएगा, आप हिट करके बाद में वो पिस्टल वापस करिए और आप नॉर्मल इंसान की तरह वहाँ रहिए। तो ये चैलेंज है। लेकिन अगर आपको याद होगा 1990 में भी टारगेट किलिंग्स हुई, जितने कश्मीरी पंडितों का जो जिनोसाइड हुआ, जहाँ जो कश्मीरी मुस्लिम भारत के साथ खड़े थे या टेररिस्ट के खिलाफ बोलते थे, उनको मुखबिर बना के उनको टारगेट किया, हिट किया गया। तो वो सारे उस वक्त भी हुई, लेकिन जेएनके पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस फेज को भी देखा है, और ये भी मुझे लगता है एक टेम्परेरी फेज है, इसको हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ज़रूरत है अकाउंटेबिलिटी की, ज़रूरत है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़रूरत है हेड्स टू रोल, एंड ज़रूरत है अपना इंटेलिजेंस सिस्टम को शोर अप करने की, अपने जो आपका थाने की वर्किंग है,
आज टाइम आ गया है कि एसएचओ चौकी अफसर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए एंटी टेरर ऑपरेशंस में, नॉट एसओजी ओनली. टुडे इन 3 decades थिंग्स हैव चेंज्ड. तो आज एंड दे शुड बी मेड अकाउंटेबल. वो डिस्ट्रिक्ट एसपी, वो डीसी जो डिस्ट्रिक्ट का है, उसके इलाके में अगर ऐसा होता है, तहसीलदार है, एसडीएम है, एसएचओ है, एसडीपीओ है, उनको अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहिए? और उनको वो किस उनकी क्या काबिलियत है अगर वो ये नहीं जान पाते कि कौन ये कर रहा है और कहां से आ रहा है और किधर जा रहा है? उनको फिर वहां रहने का कोई हक नहीं. इसके अलावा अगर पिस्टल्स की जैसे आपने बात की कि किस तरीके से जो है वो पिस्टल्स लड़कों के हाथ में पकड़ाई जा रही हैं जो बाद में आतंकी बनते हैं, टारगेट करते हैं, इन पिस्टल्स को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि 1200,000 के करीब करीब पिस्टल जो है वो घाटी में डिस्ट्रीब्यूट करवाई जा चुकी हैं. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पिस्टल्स का नंबर भी थोड़ा, आतंकियों का नंबर भी थोड़ा है. आतंकवाद क्योंकि खत्म हो रहा है घाटी में, इस वजह से ये लास्ट जो है अटेम्प्ट आतंकवादी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से माहौल खराब किया जाए. तो आप कैसे देखते हैं कि इज दिस अ रिवाइवल ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ टेररिज्म जिसे हाइब्रिड टेररिज्म कहा जा रहा है, और दिस इज द एंड ऑफ टेररिज्म? तो आखिरी मौके पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हालात खराब करने के लिए इन पिस्टल्स का इस्तेमाल हो रहा है. और इसी के जानेंगे कि ये पिस्टल्स आखिर पहुंच कैसे रही हैं इन युवाओं के हाथ में, कहां से रही हैं? क्या उसको भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा? ये पिस्टल्स एक ही बार आ चुकी हैं या उसके बाद आती जा रही हैं और किसी को मालूम ही नहीं है? देखिए, कुछ दिन पहले याद है मुझे, एक टेररिस्ट को अरेस्ट किया था कश्मीर में और उससे 11 पिस्टल मिली थी. और उसका कहना है इंटेरोगेशन में कि पहली कंसाइनमेंट आ चुकी है और वो लगभग 20 पिस्टल्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं श्रीनगर और अनंतनाग और बाकी इलाकों में. तो जो नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होगा, लेकिन कुछ कंसाइनमेंट लोगों, टेररिस्ट के हाथ में आई. और जहाँ तक सवाल है इनको, देखिए, ये टेररिस्ट अल्टीमेटली जो रेडिकलाइज्ड लड़के हैं वो यूज़ हो रहे हैं. इस फ्रंट पे काम होना बहुत ज़रूरी है. आप इतने मदरसाज आप चलते हैं, आपके चलते हैं, उन पर कोई नज़र रख रहा है? क्या टेररिस्ट वहाँ पैदा हो रहे हैं? क्या रेडिकलाइजेशन वहाँ हो रही है? क्या हम काउंटर रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं? हम एक किस्म की इस्लामिक जिहाद जैसी है जिसको हमें हर फ्रंट पे लड़ना है. सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकते. आपकी सिविल सोसाइटी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है. वहाँ पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है. अगर टूरिज्म इतना पीक पे था और वो इफेक्ट होता है इससे, तो आम आदमी का पेट पे लात पड़ेगी. अभी टूरिस्ट पीक सीजन की वजह से हर शिकारे वाले को, हाउस बोट वाले को, टैक्सी वाले को, हैंडीक्राफ्ट्स वाले को, सबको, इसका होटल्स वालों को फ़ायदा हो रहा था. आज अगर टूरिस्ट भाग गए तो उनका नुकसान है. तो इट इज़ अ डबल एज वेपन. अगर लेबर भाग गई, लेबर को टारगेट किया गया, तो आम आदमी कश्मीर में कोई काम करता नहीं है. तो अल्टीमेटली इसी लेबर से काम करवाते हैं. उनके एप्पल तक तो ये उतारते हैं, उनके घर तो ये बनाते हैं. तो अगर यही भाग गए तो सारे डेवलपमेंट काम रुक जाएंगे. ये डबल एज वेपन है. यही सोसाइटी इन टेररिस्ट के खिलाफ हो जाएगी. अगर आपका राब्ता पब्लिक के साथ अच्छा हो तो यही लोग उनको मरवा देंगे, यही लोग उनको पकड़वा देंगे. लेकिन जो आईएसआई चाहती है वो ये है कि जो आपका नैरेटिव था कि 370 हटाने से हालात बेहतर हो रहे हैं, सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कर दी, सरपंचीज बना दिए, डेवलपमेंट पुश प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे कि कश्मीर का नक्शा बदल देंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, 50,000 करोड़ यूए की डेलीगेशन आ रही है. अब ये सारी चीज़ें आईएसआई के पेट में तो लात मारने वाली बात है. उनके पांव तले ज़मीन निकल गई है. उनकी 3.5 डिकेड, 35 साल की मेहनत बेकार हो गई. करोड़ों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनका इन्वेस्ट हुआ है कश्मीर में, वो सब खत्म हो गया. और वो लोग जो टेररिज्म इंडस्ट्री से फायदा उठाते हैं, उनका क्या होगा? उनके पेट पे लात पड़ रही है. तो ये सारे मिलकर इस माहौल को बनाने की कोशिश करें. मैं समझता हूँ इस एक टेम्परेरी फेज है, इसको भी बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे. और चूंकि ये मुझे लगता है ये जो आईएसआई ने स्ट्रेटेजी बनाई है, हमें भी अपनी रणनीति को में तब्दीली लानी है, ताकि इन लोगों को जो एक ऑपरेट कर रहे हैं, इनके हैंडलर कौन है,
इनको ये कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इनको सबको आइडेंटिफाई करके इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है और इनको टारगेट डिनाई करने हैं ताकि ये सॉफ्ट टारगेट्स को हिट ना कर सकें। उस तरफ मेहनत करने की ज़रूरत है और ये मुझे लगता है ये फेज़ भी 1990 की तरह निकल जाएगी और बहुत जल्दी हालात बेहतर होने मैं आगे देखता हूँ, क्योंकि ये टेररिज्म का लास्ट फेज़ मुझे लगता है। 370 को लेकर भी दो पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि 370 के बाद जितने कदम उठाए गए आइडिया ऑफ इंडिया को कश्मीर में मेन स्ट्रीम करने के लिए, अगर आज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों को या फिर जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज को वापस जम्मू भेजा जाता है या ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसा लगेगा कि इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि अगर उन्हें कश्मीर में ही रखा जाता है और उसके बावजूद भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपीटेडली होते हैं तो भी जो है वो 370 के बाद जो कहा गया था कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, उस आइडिया को भी ठेस पहुंचेगी। तो आप क्या मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? और सेफ जोन भी अगर बनाए जाते हैं तो रहते तो लोग उसके बावजूद भी कई सारे लोग रेंट पर रहते हैं, कई सारे लोग ऐसे लोकेशंस पर रहते हैं जहां कोई अगर शाम को समझ लीजिए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ही जा रहा है या पार्क में ही जा रहा है, उस समय उसे हिट कर दिया जाए। कंट्रोल करना तो टोटली पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर किसी को। बिल्कुल सही। सेफ जोन मैं उसको मानूंगा जहां कोई बिना चेकिंग के अंदर नहीं आ सके और वहां फिर ये सारी ग्रोसरी, दूध, जो जरूरियात की चीज़ें हैं, स्टोर क्या बोलते हैं, जनरल स्टोर, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी डॉक्टर की होनी चाहिए, तभी आप उनको सेफ जोन कहेंगे। अगर आप एम्प्लॉइज़ बाहर जा रहे हैं तो फिर कौन सा सेफ जोन हुआ? दूसरा, एम्प्लॉइज़ को चॉइस देनी चाहिए। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसमें प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। टेम्परेरीली अगर जम्मू लाया, लेट से 6 महीने में, साल में आप इम्प्रूव कर सकते हैं सिचुएशन और वापस इनको लाइए। आफ्टर ऑल 90 में भी ये एम्प्लॉइज़ जम्मू सारे आ गए थे, ये सारे एम्प्लॉइज़ क्या सारे कश्मीरी पंडित और जम्मू के एम्प्लॉय यहाँ बाद में वापस गए। तो इस पे प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए और टारगेट्स और लोगों को नहीं मरवाना चाहिए। मेरा मानना है फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि ऐसे कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटी के लोगों को सबसे पहले इन जो हिट करने वाले इनसे बचाया जाए। एक ऑल्टरनेटिव ये दिया जाता है कि जितने भी ये सॉफ्ट टारगेट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जो वनरेबल कम्युनिटीज हैं, उन्हें आर्म्स लाइसेंस इशू किया जाए ताकि वो कम से कम सेल्फ डिफेंस तो कर सके। तो इस आइडिया पे क्या आप सहमत हैं कि आर्म्स लाइसेंस अगर दिया जाता है तो वो सही रहेगा? ये कुछ एम्प्लॉयज ने इस पर भी आपत्ति जताई है कि कोई अगर टीचर है वो स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहा है तो बंदूक कहाँ से कैरी करेगा? बिल्कुल सही है। जैसे जो टीचर थी सांबा की, क्या नाम उसका, रजनी बाला, वो वहाँ स्कूल पढ़ाने जा रही है, वो क्या अपने साथ वेपन रखेगी? लेकिन डिफेंसिव ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए। जिस तरह पुलिस के लोगों को हम बोलते हैं, इसी तरह कश्मीर में हर शहरी को डिफेंसिव ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं, अगर मैं एक रूट से जाता हूँ, मैं उस रूट से वापस नहीं आता, दूसरे रूट से आता हूँ। इसी तरीके से अगर आप छुट्टी घर वालों से मिलना चाहते हैं तो घर वालों को बुलाइए, आप वहाँ अवॉइड करिए। अगर आप कभी गए भी तो अनअनाउंस्ड जाइए, रात को जाइए, सवेरे अर्ली मॉर्निंग निकल आइए, ताकि किसी को आपके जाने का पता ना हो। तो इस तरह के हम डूज एंड डोंट्स पुलिस को बताते हैं। इसी तरह की डूज एंड डोंट्स सभी के लिए होने चाहिए, एम्प्लॉय, खासकर माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी। और लाइसेंस देने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता। अगर कोई अपने आप को पिस्टल रख के या दूसरा हथियार रख के अपने आप को बचा सकता है, उसका हक बनता है, उसको देनी चाहिए। और हाँ, जो वीडीसी वाली कंसेप्ट है वो वहीं हो सकती जहाँ कलेक्टिवली लोग रह रहे हों। अगर लेट से 20-30 फैमिलीज हैं, किसी हैमलेट है, तो जिस तरह वीडीसी सक्सेसफुल रही जम्मू रीजन में, वहाँ पूरे गांव में 10-20 लोगों को हथियार दिए गए, उन्होंने लड़ाई पूरी रात टेररिस्ट से लड़ाई की। अगर ऐसा कोई आपका हैमलेट है, वहाँ आप दे सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो खुद भी फाइट कर सकते हैं, हमारी गार्ड भी फाइट कर सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, इंडिविजुअल्स को हथियार देने का मतलब हथियार खो जाएंगे और टेररिस्ट उनको लूट सकते हैं। आखिर में यही कि क्या समझते हैं कि इस समय कश्मीर घाटी में जिस तरीके से आतंक की जो शक्ल देखने को मिल रही है, क्या आप समझते हैं कि इसी तरीके का कोई इंसिडेंट जो है वो जम्मू डिवीजन में भी करने के बारे में आतंकी जो है कोशिश कर सकते हैं? और जम्मू डिवीजन में क्या कुछ जो है सिक्योरिटी मेजर्स लेने की ज़रूरत है इंश्योर करने के लिए कि ये
आतंक, जिस तरीके से सिविलियन किलिंग्स वहां पर हो रही हैं, ये जम्मू डिवीजन तक ना पहुंचे? जम्मू डिवीज़न में 90s में, अगर आपको याद होगा, मैसेकर्स हुए थे डोडा, किश्तवाड़, महौर, रामबन, रजौरी, पुंछ, इन सब पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे मैसेकर, मैं कितने गिनूँ, बहुत सारे मैसेकर हुए। उस वक्त भी यही कोशिश थी कि वहाँ से माइनॉरिटी को भगाया जाए, लेकिन भगवान की देन है कि हमें वो उस वक्त आइडिया आया विलेज डिफेंस कमेटी का, और उसकी वजह से ये सब रुक गया और ये कामयाब नहीं हो पाए। तो इस जम्मू रीजन में इनको सपोर्ट स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता है, और अब वो 90 वाली बात नहीं है, आज वो मुमकिन भी नहीं है। मुझे नहीं लगता यहाँ इक्का दुक्का इंसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मैसेकर्स करना इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर कहीं इनकी मूवमेंट होगी तो ये स्पॉट हो जाएंगे, और यहाँ वो इकोसिस्टम जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है वो नहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ एकदम लोग फोर्सेस के साथ मिलकर इनको मरवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इस समय कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको लेकर जो है पूर्व डीजीपी एसपी वैद का ये कहना है कि अगर टेम्परेरी तौर पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हो या जम्मू बेस्ड जो एम्प्लॉयज़ हों उन्हें जम्मू लाया भी जाता है तो उससे कोई सेटबैक नहीं होगा, इसे प्रेस्टीज इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं कश्मीर में ही अगर उन्हें रखना है तो ये इंश्योर करना होगा कि वो सेफ जोन की शक्ल ऐसी हो जिसमें वो लोग खुद को महफूज महसूस कर सके, उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखा जा सके, ताकि वो फ्री माइंड के साथ वहां पर काम कर सके। कई सारे वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जिनसे हमारी बात हुई वो एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जान है तो जहान है, जिंदा रहेंगे तो नौकरी भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी जो है वो प्राइमरी इशू होना चाहिए।